मुझे पता है ओवैसी साहब कि दिल्ली में आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आपकी राय मैं जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि आपने नागरिकता कानून के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। क्या दिल्ली में, क्योंकि यहां भी एक मुद्दा है या बनाने की कोशिश हो रही है, कुछ असर दिखेगा इसका, चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं? ये बड़ा ट्रिकी सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, इसलिए कि मेरी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है। मगर मेरा मानना यह है कि दिल्ली के चुनाव में बेसिक जो इश्यूज हैं वो ज़रूर रहेगा और दिल्ली के चुनाव में ये मुद्दा तो ज़रूर बनेगा कि गोली मारो। तो अब दिल्ली की जनता ये तय करेगी कि गोली मारने वालों का साथ देंगे या बैलेट वोट देने वालों का साथ देंगे। तो ये मुद्दा रहेगा और जाहिर है नागरिकता का भी एक इशू रहेगा, बट बेसिकली गवर्नेंस का इशू बहुत इंपॉर्टेंट होगा दिल्ली में। आप बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, इसीलिए मैं जरूर पूछूंगा आपसे, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में जो आवाज बुलंद हो रही है उसके साथ न्याय किया है? आप भी शाहीन बाग गए थे, क्या लगा आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप गए थे ना, आप भी तो शाहीन बाग गए थे, आपको क्या लग रहा है? वहां तो लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो प्रोटेस्ट है उनका, वो प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट रहने दीजिए, उसमें ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उस प्रोटेस्ट में रीड नहीं कर रहा हूं मैं। वहां लोगों की शिकायत है कि कोई हमसे मिलने तक नहीं आया, ना बीजेपी से, ना आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार चला रही है वो, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना सोनिया गांधी, कोई बोलता है हमें सबने छोड़ दिया अकेला। मेरी खुशकिस्मती यह है कि मैं इन तमाम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं इनके बारे में नहीं कह सकता। बीजेपी के जिम्मेदार सुधांशु साहब हैं, वो बताएंगे, मैं अपनी बात कर सकता हूं। आपने तो नहीं छोड़ा ना उनका साथ? नहीं, साथ देखिए, हम जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहा है CAA, NPR, NRC के खिलाफ, हम उसकी तायीद करते हैं, उन लोगों के साथ हैं। अब क्योंकि आप भी दिल्ली में रहते हैं। मैं तो दिल्ली में सिर्फ पार्लियामेंट के लिए आता हूँ। हाँ, पर आप भी एक दिल्ली वाले हुए इस तरह से, आप सांसद हैं। ना, मैं दिल्ली वाला नहीं हूँ। मेरा वोट हैदराबाद में है। तो मैं दिल्ली वाला नहीं हूँ। मैं वोट जहाँ जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो उनको तय करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसलिए पूछा आपसे क्योंकि जाहिर है संसद सत्र के समय आप दिल्ली में आते हैं, आपको भी ट्रैफिक की दिक्कत होती होगी। लाखों लोग रोज शाहीन बाग की रोड बंद होने से परेशान है। हाँ, मगर इत्तेफाक से मेरे पास ऑल इंडिया गन लाइसेंस नहीं है कि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन बंदूक निकाल कर करूं। इन्होंने एक बात की, मेरे पास जो लाइसेंस वेपन है वो तेलंगाना की हद तक है। तो अगर किसी को ट्रैफिक में प्रॉब्लम होता है, और डिफेंस आजकल ये हो रहा है कि मैं ट्रैफिक की वजह से परेशान हो गया, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी तो आप जैसे जर्नलिस्ट को होती होगी कि टाइम लाइन मेंटेन करना है, स्टूडियो को आओ, भागो दौड़ो। अगर सब लोग अगर वेपन निकालना शुरू कर देंगे, और दूसरी अहम बात यह है कि उस शख्स के पास लाइसेंस भी नहीं है, अनलाइसेंस वेपन का, और आप इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि मैं नाराज़ हूँ कि इसलिए कि मुझे लंबा रास्ता लेकर आना पड़ता है, तो ये बड़ी बदबख्ती की बात है, हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि देश के कैपिटल में, दारुल हुकूमत में एक साथ 3 फायरिंग के वाक़यात होते हैं। और ये तो रास्त जवाब देना पड़ेगा होम मिनिस्टर को, अमित शाह को, क्योंकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर उनके मातहत आता है कि इस तरह के लोग वेपन का इस्तेमाल करते हैं और उसको फेसबुक लाइव भी करते हैं। और ये इतना उनमें कॉन्फिडेंस और बेबाकी कैसे आती है कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है, सत्याग्रह, और उसमें जाकर गोली चलाना और फिर ये कह देना कि ये देश उन्हीं का है जो इस तरह के नारे लगाएंगे, फिर गोली चलाना, शाहीन बाग में कहना है कि देश एक मजहब का है। तो ये इससे जो है ये रास इस बात को दिखाता है कि बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल वो खो चुके हैं, और इसलिए खो चुके हैं क्योंकि वो 5.5 साल से जो बीजेपी ने इन लोगों की दानिस्ता या नादानिस्ता जो तायीद की है ऐसे लोगों की, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, तो ये इन लोगों की हिम्मत बढ़ते बढ़ते इस तरह हो गई है कि वो समझते हैं कि अगर एक सेंटर का वजीर अगर ये कहे कि गोली मारो देश के गद्दारों को, तो उनको लगता है कि भाई तो हमको सिग्नल है, इसीलिए उनको हिम्मत बढ़ जाती है। उसी वजह से तो आपको लग रहा है घटनाएं हो रही हैं। अगर आप IPC में इंसाइटमेंट और अबेटमेंट का कानून पढ़ेंगे तो ये पूरा लगता है जनाब अनुराग ठाकुर के उस बयान के ऊपर। अगर वो स्टेटमेंट मैं देता तो अब तक मैं तिहाड़ जेल में रहता, और मुझ पर भारत के कोने कोने में मुझ पर कई केसेस पड़ जा चुके। और अगर जो जामिया के सामने जिस लड़के ने गोली चलाई, अगर उसके सर पर टोपी होती या चेहरे पर दाढ़ी होती
या शलवार कमीज पहना होता तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पुलिस उसके जिस्म में एक नहीं 4-5 गोलियां डाल देती। अगर शाहीन बाग में कोई रिवॉल्वर हाथ में उठाकर फायर करता, पुलिस उसको भी ढेर कर देती। ये जो मुझे डर उस बच्चे की गोली चलाने पर नहीं है, मुझे डर और अफसोस इस बात का है कि जो वर्दी में जो लोग हैं उनकी जो आंख बंद कर रहे हैं और इसको नॉर्मल बिहेवियर एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मेरे लिए डेंजरस है। क्योंकि पुलिस अगर उनका टकराव होता है लॉयर से दिल्ली के, तो सत्याग्रह अपने एहतजाज करते हैं कि हमको लॉयर्स ने मारा, और जब जामिया में घुसते हैं तो बच्चियों को तक नहीं छोड़ते, एक बच्चे की आंख चले गई। तो ये जो बिहेवियर मैन इन यूनिफॉर्म का दिल्ली में रहा और यूपी में रहा, ये हम सब के लिए बड़ी सोचने की बात है। क्योंकि अगर ये मुल्क रूल ऑफ लॉ पर नहीं चलेगा बल्कि रूल ऑफ गन पर चलेगा या रूल बाय लॉ पर चलेगा, तो फिर हमारी जमहूरियत को यकीनन खतरा है। और मैं इसका जिम्मेदार बीजेपी को, उनकी सरकार को ठहराता हूं कि एक यूपी का मिनिस्टर आकर गोली कहता है, चीफ मिनिस्टर गोली कहता है। भाई आपने तो संविधान पर रोक लिया है, क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? और वो भी एक इलेक्शन के लिए गोली, बिरयानी। मैं समझ सकता हूं कि उनको बिरयानी बहुत पसंद आती होगी, मगर गोली से मोहब्बत क्यों हो गई? तो शायद नहीं खाते, नहीं मालूम कौन सी बिरयानी खाते हैं, मगर गोली की जबान इस्तेमाल करना, भाई आप इंसाफ की बात करिए ना, आप गोली इस्तेमाल करते हैं। आप एक नेशनल लीडर हैं सुधांशु जी, मुझे पता है बहुत सारी बातें हो गई। मैं नेशनल लीडर नहीं हूं। जाहिर है आप पूरे देश में घूमते हैं, प्रचार करते हैं, पूरा देश आपको देखता सुनता है, और आपकी पार्टी भी नेशनल पार्टी है। टेक्निकली नहीं होगी लेकिन सब जगह उसकी प्रेजेंस है और आप चुनाव भी लड़ते हैं, इसलिए मैंने कहा नेशनल। सुधांशु जी बस एक सेकंड और, क्योंकि मुझे पता है आप और ओवैसी साहब की जब डिबेट होगी तो वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी। आप दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के भड़काऊ बयानों पर बोल रहे थे, क्या उसमें आप इस बयान को भी शामिल करेंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कह दिया गया? ये भी कह दिया गया कि 8 तारीख को जब वोटिंग होगी इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा, 80% बनाम 20% होगा। ये भी आप उसमें शामिल करेंगे कि ये जो शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं सारे देशद्रोही हैं? देखिए, शाहीन बाग में जो लोग, जो महिलाएं बैठी हैं, पहले तो कहा गया कि 500 रुपये लेकर बैठी हैं। मैं देने तैयार हूं। कौन बैठेगा 20 दिन? बताइए, 500 रुपये में कोई बैठती है क्या? इनका कमिटमेंट है। दूसरा, अगर आप एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को टेररिस्ट कह रहे हैं तो फिर एक बात की आप कौन होते हैं फिर आप? ये तो गलत होगा ना। ये तो इस तरह के बयान अगर आप देते रहेंगे इलेक्शन में, और अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ही नहीं ले रहा है। इंडिया पाकिस्तान, कहाँ इंडिया पाकिस्तान है? ये तो दिल्ली का चुनाव है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, उसके लिए तो बैन किया। तो नहीं, अनुराग ठाकुर को, कपिल मिश्रा को बैन किया। ये देखिए, ये अब 5 बजे बैन खत्म हो जाएगा। मैं खुद पार्लियामेंट में देखा हूं, जो बीजेपी के लीडर को बैन किया गया, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया और मीडिया को कह रहा है आप लोगों को भाई 5 बजे के बाद चलाना। ये क्या है? ये मजाक है ना। ये तो आपका बैन 5 बजे, मगर आप लोग उससे पूरा रिकॉर्ड कर लिए और वही बात वो कहने वाला है। आप देखेंगे, अब चलाएंगे आपके चैनल पर। सुधांशु जी, बहुत सारी बातें हो गई, मैं पहले थोड़ा आपको टाइम दे रहा हूं, आप बोलिए। इन्होंने जितनी बातें कही क्रमवार उत्तर देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बात सही है। ये चुनाव लड़े या न लड़े, वह लड़ैया ये सबसे बड़े हैं। कौनो मुद्दा हो, आपने सुना ना, जो दुम दुम दड़म दड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। शुक्रिया सर, बहुत। अब उसके बाद आइए दूसरी बात। इन्होंने कहा कि ये हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, मगर साहब देश में कहीं भी कुछ हो सबसे बड़े झंडा बरदार ओवैसी साहब बनते हैं। थैंक यू सर। ये पूरा सीए का मुद्दा कहां शुरू हुआ था? आसाम की अस्मिता की रक्षा। आसाम की अस्मिता के सबसे बड़े झंडा बरदार हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी। सबसे पहला बवाल शुरू हुआ जामिया मिलिया दिल्ली, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, उसके बाद नदवातुल उलेमा लखनऊ, और सबसे पहले प्रस्ताव कौन सी विधानसभा ने पारित किया? केरल। गजब का देखिए आसाम की संस्कृति के प्रति लगाव है, और वो लगाव इतना बढ़ता चला गया कि मुंबई के कोलाबा में लग गया पोस्टर फ्री कश्मीर, फिर समझाया गया तो फ्री इंटरनेट के लिए था। फिर लगाव इतना बढ़ता चला गया कि एक यहां तक बोल गया कि आसाम को तो परमानेंट काटना है। फिर लगाव इतना बढ़ता चला गया कि एएमयू के एक पूर्व अध्यक्ष ने कह दिया हमारी कौम की सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, वरना एक और टूट जाएगा देश का टुकड़ा। फिर लगाव इतना बढ़ा कि कहने लगे हम क्या क्या सहें, ट्रिपल तलाक, 370, राम जन्मभूमि, सब कुछ तो हो गया। तो भाई पहले बता दो सीए में मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? या दिल की आरजू कुछ और है, लबों पे कुछ और है? आपको क्या अब मैं एक और बात भी कहना, आपको क्या लग रहा है? हाँ मैं आपको बताता हूं। मन में क्या है? मन में तो वो है
मोदी, जैसे इन्होंने कहा ना मोदी विरोध, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं ऑफ रिकॉर्ड वीडियोस में आ रहा है, क्या वही मन में है, क्या है? सबको दिखाई पड़ रहा है। अरे जो मैंने आपको बोला, असम को अलग करना है, इस देश का एक टुकड़ा और करना है, इस्लामी हुकूमत लानी है। और सुनिए, नहीं इनके लिए नहीं, अरे मैं तो कह रहा हूं ना, सुनिए जो वहां बोल रहे हैं, उन्होंने इत्तफादा वर्ड भी यूज किया है। इत्तफादा किसके लिए? अरब अपराइजिंग के लिए यूज किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं ना कि जो लोग वहां कर रहे हैं, पूछिए तो। और चलिए सारी बात मैंने मान लिया, जो हाँ इन्होंने एक बात की उस पर भी जवाब दूं। अनुराग ठाकुर ने बोला देश के गद्दारों को, अब जनता कह सकती थी धक्का मारो, जूता मारो, मगर जनता ने कुछ और कह दिया। फिर भी मैं ये कहता हूं जिम्मेदारी से कि मंत्री होने के नाते अब एक बार गोली मारने की बात कही तो उनको उस बात के ऊपर संयम रखना चाहिए था। परंतु आगे जो इन्होंने बात कही, गन कल्चर इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो कुछ हुआ है वो सिर्फ दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, गंभीर और खतरनाक भी है। पर इसके लिए हमें गन कल्चर पे संपूर्ण विचार करना पड़ेगा। यदि इस देश में नारा लगता है लेके रहेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी, बंदूक के दम पर आजादी, और उसको समर्थन दिया जाता है, हाथ में तमंचा लिया हुआ लड़का, एक मिनट, पूरी बात देश तोड़ने को, आजादी को किसने समर्थन दिया? हाँ अभी बता रहा हूं, एक आ रहा हूं, बाकायदा ऑफिशियली मंत्री के रूप में लोगों ने समर्थन दिया। अब सुनिए, जो हाथ में तमंचा लिए है वो अपराधी है, और हाथ में AK-47 लिए हुए भटका हुआ नौजवान है, सेना पे पत्थर मारता हुआ भटका हुआ नौजवान है, और उसके लिए बतौर मिनिस्टर कौन? चलो भैया आरोप तो अलग है, कौन गद्दार, तुम गद्दार, इनका कुछ और विचार, हमारा कुछ और विचार, मगर अफजल गुरु जिसको कि संसद के हमले के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी सिद्ध कर दिया, उसके बाद कौन कहता है? मणिशंकर अय्यर बतौर मिनिस्टर कहते हैं कि वो हालात का मारा है। शशि थरूर ट्वीट करते हैं कि उसके साथ गलत हुआ। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष मसर्रत आलम के लिए ट्वीट करते हैं। अब क्या रह गया भाई? और तो और, आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, केरल की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है 16 मार्च 2006 को। केरल की विधानसभा ने कोयम्बटूर हमले के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जिसमें 1 दर्जन लोग मारे गए थे, उसको तमिलनाडु की जेल से रिहा कर दिया जाए, इसके लिए प्रस्ताव पारित किया। 117 के 117 विधायकों ने समर्थन किया, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के साथ। कई बार नहीं सुनिए तो, इसीलिए आप भी कई बार प्रश्न पूछ चुके हैं, इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं। ईमानदारी से पूरे गन कल्चर को समाप्त करने की बात कहिए। हर व्यक्ति दोषी है, तमंचा लिया हुआ AK-47 वाला, RDX वाला, कोई नहीं हो सकता। ये नहीं होगा कि RDX का विस्फोट हो गया और सैम पित्रोदा कह दे हो गया तो हो गया, हुआ तो हुआ। इसलिए मैं कहता हूं इसको ईमानदारी से लीजिए, मर्ज को पहचानिए और उसके बाद खत्म। एक और बात एक मैं कह दूं, सुनिए, एक जामिया में विरोध और एक JNU में विरोध। एक कहता है जी मैं लेफ्टिस्ट कम्युनिस्टों का झंडा बरदार, और एक अपने को स्वघोषित मुस्लिमों का झंडा बरदार। इन्होंने एक बात की, और उससे मजेदार बात, एक मुस्लिम कंट्री बताइए जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो, और एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जिसमें मस्जिदों में बैन ना हो। गजब की लड़ाई है, दुश्मन के दुश्मन आपस में। सुधांशु जी की यही खासियत है की स्वतंत्रता शुरू हम दिल्ली से करते हैं, सुधांशु जी दुनिया घुमाते हैं और दुनिया घुमा भी देते हैं। भाई आज आप सब लोग देखिएगा, जाके नेट पे सर्च करिएगा, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइएगा जिसमें मुस्लिमों पर प्रतिबंध ना हो। सुधांशु जी आज ही का बयान बता रहा हूं, आपके पूर्व मंत्री। मैं जरा एक 2 मिनट आगे का 1 मिनट। सर, आपने अफजल गुरु की बात की, क्या आपको याद नहीं था कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी अफजल गुरु के बारे में क्या कहा था? उसके बावजूद भी आपने अलायंस किया। अमित शाह की मौजूदगी में मुफ्ती, बल्कि प्रधानमंत्री भी थे, मुफ्ती साहब से आपने बातचीत की, सरकार चलाई। जब अफजल गुरु याद नहीं आया आपको? सर, देवेंद्र सिंह नाम याद होगा आपको। इसी शख्स ने अफजल गुरु को लाकर दिल्ली को छोड़ा, ये उस वक्त भी कहा गया। ये क्या हो रहा है सर? फिर आप गन कल्चर की बात कर रहे हैं सर, दिल्ली में कैसे इन लोगों के पास इस तरह के वेपन्स आ रहे हैं? चौथी बात यह है सर कि रेडिकल हिंदू आतंकवादी नहीं होता हुआ वैसे साहब जी, हिंदू आतंकवादी नहीं होता, ये संबित पात्रा कहते हैं और बीजेपी कहते हैं। हाँ नहीं, आतंकवादी तो आप जो बात कह रहे थे मैंने इसीलिए उसमें जोड़ दिया। आतंकवादी तो सिर्फ मैं ही हूं ना, आप लोग नहीं है। आप लोग सब गांधीवादी हैं, आप लोग हम ही हैं, हमसे ही परेशानी है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया तो आज हमको बताना पड़ रहा है बताओ मुस्लिम मुल्क कौन सा है जहां पे जमहूरियत है। मुझे क्या करना है? भाई मोदी जी को सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड सऊदी अरब का मिला, मुझे नहीं मिला। तेल हम खरीद रहे हैं मुस्लिम मुल्क से, गैस हम खरीद रहे हैं मुस्लिम मुल्क से। भारत को सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज नॉर्थ अमेरिका से नहीं आता,
जो हाउडी मोडी किए, भारत को फॉरेन एक्सचेंज आता है गल्फ कंट्रीज से। तो आपने सही कहा, मुद्दा देश का है, मगर बीजेपी ये समझती है कि मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज की बात करो और यहां के हिंदुओं को बताओ कि देखो इनका डर है। अरे भाई, हमको क्या करना है? ना मुझे ईरान से कोई मतलब है, ना मुझे कोई इस्लामिक मुल्क से कोई मतलब है, मुझे भारत से ही मतलब था और भारत से ही मतलब रहेगा। आपसे मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश कर रहा हूं कि सर, क्या ये आपकी नाकामी नहीं है कि इतने बड़े पावरफुल होम मिनिस्टर रहने के बावजूद भी लॉयर्स के एहतजाज में पुलिस की पिटाई हुई, इतने पावरफुल होम मिनिस्टर रहने के बावजूद भी पुलिस ने घुसकर जामिया में बच्चियों को पीटा, एक बच्चे की आंख चले गई, इतने पावरफुल होम मिनिस्टर रहने के बावजूद भी जो आपके बीजेपी के लोग उनसे बात करने डरते हैं, आज 3-3 वेपन निकल जाते हैं। और यहां की पुलिस माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतनी काबिल है कि शाहीन बाग में जिसने हवा में फायरिंग की उस पर 307 नहीं है, उस पर यूएपीए नहीं लगता उसके ऊपर। अगर उसका नाम मुसलमान होता तो यकीनन यूएपीए लगता और पूरे मीडिया चैनल पर एक 5 मिनट का एक ग्राफ दिखाया जाता कि उसके चेहरे के साथ आईसिस का कनेक्शन निकाल दिया जाता। मैं ये कह रहा हूं कि रेडिकलाइजेशन कहां पर हो रहा है। मैं सुशांशु साहब से कह रहा हूं, मैं उनको अच्छा जानता हूं, रेडिकलाइजेशन कहां पर हो रहा है सर? इतनी रेडिकलाइज सोसाइटी क्यों हो रही है? इतनी नफरत कहां से आ रही है? आपने भी तो कहा, नहीं सर, एक छोटा सा बयान बता रहा हूं आपका, अभी कल परसों का ही है शायद। आपने कहा कि 3 लाख लोग भी अगर सड़कों पर उतरेंगे तो जेल नहीं, हाँ बिल्कुल पड़ जाएगी। आपको आपने कहा हम तय करेंगे कि जेल भरो आंदोलन कब शुरू करना बिल्कुल। देखिए, मैंने सुनिए, देखिए, मैंने गोली मारो नहीं कहा, मैंने कहा जेल भरो। और ये बात सही है। क्या हमारी आजादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने जेल भरो आंदोलन नहीं किया था? हम बोले गिरफ्तार करो, आपको नहीं करना चाह रहे गोली मार दो आप, नहीं, हम मरने तैयार हैं। आप देखिए, आप सारे मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। नहीं, मैं सारे सुनिए नहीं, अराजकता हो जाएगी। नहीं, देखिए एक बात सुनिए, मैं मुसलमानों से अपील नहीं कर रहा हूं, मैं उन तमाम लोगों से अपील करूंगा और सही वक्त पर यह फैसला होगा, सब मिल बैठकर बात करेंगे। क्योंकि कर्नाटका में एक 6 क्लास के 3 लड़कियों ने एक प्ले किया और उस प्ले CAA के खिलाफ था। एक मासूम बच्ची ने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ गलत बात कही दी, उसके हेडमिस्ट्रेस पर सेडेशन का केस, बेटी ने कहा तो मां के ऊपर सेडेशन का केस, और सेडेशन के केस में बेल नहीं होती सर, सेशन कोर्ट में भी नहीं होती, सेडेशन लगाएंगे आप उनके ऊपर। यह डेमोक्रेसी है? आप बताइए इस पे। मैं जाकर एसपी से मिला तो एसपी कहता है कि सर प्रधानमंत्री पे कह दिया। अरे मेरा यार, प्रधानमंत्री पे कहना पड़ेगा। कब भर रहे हैं फिर जेल? कब शुरू कर रहे हैं जेल भरवाना? होगा सर जल्दी। आपने कहा आप तय करेंगे टाइम? नहीं, आपको मैं व्हाट्सएप पर बताऊंगा, आप आ जाना उस दिन। देखिए, इन्होंने कहा कि मैंने गोली मारने की बात नहीं कही थी भाई। आपके सांसद ने कहा था 15 मिनट पुलिस हटा लो, फिर हम सब देख लेंगे सर। मैं और जिस जमाने में कहा था, सुधांशु साहब एक मिनट सर प्लीज। सर, मंत्री आप हैं, पावर में आप हैं सर। सर सुनिए, मिनिस्टर आपका है सर, इलेक्शन आपका है। आप सर इलेक्शन, देखिए आप मेरी बात सुनिए, क्या एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर, सर आप जरूर बोलिए सर, क्या स्टेट का चीफ मिनिस्टर गोली की जबान में बात करेगा? मुझे मालूम है कि आप उनकी बात से मुत्तफिक नहीं है, मैं आपकी नेचर को जानता हूं। क्या एक मिनिस्टर फाइनेंस का एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, उसको उठाने की बात नहीं, गोली मारो? अरे क्या हो रहा है सर? आप क्या करने जा रहे हैं? इतनी नफरत अगर आप भर देंगे तो हर कोई ये समझेगा कि ये गद्दार है, मैं इसको मार दूंगा। कहां रुकेगा ये? देखिए, मैं याद दिलाना चाहता था, इन्होंने कहा कि सारा का सारा एहतजाज अभी सीए से शुरू हो गया और 27 जनवरी को बोला है सारा अनएम्प्लॉयमेंट 27 जनवरी के बाद शुरू हो गया है। परंतु मैंने जो बयान याद दिलाया, उस समय तो MIM कांग्रेस के साथ सत्ता में थी आंध्र प्रदेश में, ना बीजेपी थी, ना मोदी जी थे, ना अमित शाह थे, ना सीए था, मगर जहनियत वही थी। और आपने कहा हमने आपको बाहर से नहीं जोड़ा, आपके पार्टी के नेता ने कहा 800 साल हमने हुकूमत की है, मुगलों से आपने जोड़ा जो बाहर के लोग थे, हमने नहीं जोड़ा। और एक मजेदार बात बता दूं, हैदराबाद के जो निजाम थे जिन्होंने इसको स्थापित किया, उनका नाम था निजामुल मुल्क आसफ जहां। ये वो थे जिन्हें मुगलों ने बेइज्जत करके भगाया था। अब बताइए, वहां के लोग कहते हैं हमने राज किया। भाई गजब का तर्क देते हैं ये लोग। अब मैं आ रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर। देखिए, इस समय देश में जो हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है क्या?
समस्या क्या है कि जब रूलिंग पार्टी के लोग, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, आपने तो मंत्री की बात कही, राज्य मंत्री हैं जो, हाँ, इन्होंने एक बात, रूलिंग पार्टी का सर्वे सर्वा, प्राइम मिनिस्टर जिसके आगे सिजदा करता हो उसकी आंखों में आंसू आए, किसके लिए? शहीद इंस्पेक्टर के लिए नहीं। संसद भवन पर हमले में जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों ने मेडल लौटा दिए कि 7-7 8-8 साल हो गए हैं, अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जा रही, उसके लिए आंसू नहीं आए। बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो खेल है ना वो बहुत खतरनाक है। और इस खेल में एक और बात मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, पहले मैं बोल चुका हूं, मैं रिपीट करना चाहता हूं। कहते हैं साहब माइनॉरिटी है इसलिए प्रॉब्लम है। आपको पता है इस देश की सबसे अधिक एजुकेटेड कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी कौन है? जैन, 1% की माइनॉरिटी। सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी। क्रिश्चियंस में भी एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा। और जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है, सारी की सारी समस्या उसको। अब बताइए, सन 47 में देश आजाद हुआ था, कोई क्रिश्चियन को तो छोड़ दिया। अरे सुनिए, अरे पूरी बात तो होने दीजिए। माइनॉरिटी की मेजॉरिटी को आपने छोड़ पूरी बात तो होने दीजिए, पूरी बात तो होने दीजिए। ये कह रहे हैं छूट गए, ये हो गए। जब आजादी मिली तो कोई क्रिश्चियन स्टेट थी? नहीं। कोई पारसी स्टेट थी? नहीं। एक पटियाला को छोड़ दे कोई सिख स्टेट भी नहीं थी। कोई बौद्ध स्टेट थी? नहीं। लाइन लगा के मुस्लिम स्टेट थी। पटौदी के नवाब, रामपुर के नवाब, लखनऊ के नवाब, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, जूनागढ़ के नवाब। और आप कहते हैं 70 साल के बाद आप यहां पहुंच गए। अरे जो हुक्मरान वक्त थे वो मजलूम हो गए, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उल जलूल हो गए। सारी समस्या आपके लिए क्यों हुई, ये विचार करिए। और एक और फैक्ट आपको बता दूं, 1941 और 31 की जनगणना की बात होती है। 1931 की जनगणना जाति के आधार पर हुई थी। उस समय देश में साक्षरता की दर थी 8%, उत्तर प्रदेश में थी 7%। जाति के आधार पर हुई थी, इसलिए हिंदू समाज में जो सबसे पढ़ी लिखी जातियां मानी जाती थी, ब्राह्मण 15%, राजपूत 13%। और आपको पता है कर सकते हैं, बराबर करना चाहिए। मुसलमानों के परसेंटेज ऑफ लिटरेसी 1931 में 24%, यानी राष्ट्रीय औसत से 3 गुना ज्यादा। आज राष्ट्रीय औसत 73%, मुस्लिमों में 57%। ये क्यों हुआ भाई? क्योंकि आपके दिमागों में खौफ की तिजारत की गई, और इनकी गलती नहीं है। सुनिए, सिर्फ मसला वो नहीं है ना, नहीं, मसला बहुत गहरा है। सिचुएशन क्या है? नहीं, सुनिए, मसला सीए में तो मसला वो है। अरे मैं बता रहा हूं ना, सीए में तो ये कि आपने उनको क्यों छोड़ा बाहर। अच्छा, उनको दिक्कत यही है। और सीए अपने आप में दिक्कत नहीं है। एनआरसी और सीए मिलाकर ये कह रहे हैं आपकी मंशा साजिश कुछ और है। आप एनआरसी लाएंगे, उसमें जो लोग इलीगल निकलेंगे उनमें आप गैर मुस्लिमों को सीए कर सकते हैं, बराबर करना चाहिए। और जो आप 144 लगा, उनको आप या तो जेल में डालेंगे, बड़ा डिटेंशन सेंटर में मजेदार तर्क दिया जा रहा है, या देश से निकालेंगे, या उनका वोटिंग राइट लेंगे। बड़ा मजेदार तर्क दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपका आरोप यही है? नहीं, मैं फिर क्या? ये बोलने दे, फिर मैं बोलूंगा। देखिए, एनआरसी को लेकर बड़ा मजेदार आरोप है। कहा जा रहा है कि यदि मुसलमान छूट जाएंगे तो उनको पाकिस्तानी कह दिया जाएगा। जो हिंदू छूट जाएंगे वो आपको अपने को पाकिस्तानी शरणार्थी बना के नागरिकता पा जाएंगे। गजब का तर्क है। हिंदू मुसलमान दोनों पाकिस्तानी बना दिए गए। और किस एनआरसी के लिए? जिस एनआरसी का भी एन तो ऐलान कर दीजिए सुधांशु जी। आज आप राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऐलान कर दीजिए एनआरसी में जो भी इलीगल लोग निकलेंगे उन सबको निकाल दिया जाएगा, चाहे उनका कोई भी धर्म हो। बात तो सुनिए, कर सकते हैं, बराबर करना चाहिए। क्या आप 144 एनआरसी में है क्या? गृह मंत्री ने कहा आएगा, 24 से पहले आएगा। आए तो बताओ, 24 से पहले आएगा। जैसे डेडलाइन दिया बाकायदा उन्होंने। अरे भाई मैं कहता रहा हूं, आए तब आप कहिए ना। मुझे इस चीज में प्रॉब्लम है। एक कहावत है ना, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख के, या ना लिफाफा ना खत, और मजमून पे चल रही है धड़ाधड़ बयान, धड़ाधड़ बयान। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, एक सेकंड सुधांशु जी, मॉडल तो ये है ना, असम का एनआरसी और सीए। एक मिनट सर, मुझे सर ये बताइए, आपने 2003 के रूल्स पढ़े? आपने पढ़े 2003 के रूल्स सिटीजनशिप के? आपने पढ़े नहीं पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़े। अच्छा, तो ये बताइए रूल 4 क्या है? उसमें सिटीजनशिप अमेंड करके देने की बात कही गई। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। रूल 4.3 आप नहीं पढ़े सर। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पढ़े लिखे आदमी है बीजेपी में, मैं आपको सबसे काबिल पढ़ा लिखा मानता हूं। अगर आप ही नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं पढ़ा होगा। अरे 4-3 में मत फंसाइए। 4 क्या है 3 क्या है, हो सकता है ये ना पता हो। सर मुझे बोलने दीजिए। नहीं सुनिए, देखिए, एनपीआर और एनआरसी में सुधांशु जी कोई फर्क नहीं है। ये एक सिक्के के दो रुख हैं। ये रूल्स 4 में कहा जाता है, रूल 3 में कहा जाता है।
आप मुझे बताइए कि आसाम में 19 लाख के नाम नहीं आए, जिसमें से 5 लाख मुसलमान हैं। क्या आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने यह नहीं कहा कि हम 5,40,000 बंगाली हिंदू को, मुसलमान भी बंगाली ज़बान बोलता हूं, बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप देंगे? असेंबली में उठकर उसने कहा कि हम 5 लाख को देंगे। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सुधांशु जी? कि अरे भाई मुझे खत्म कर दीजिए, वो मुसलमान भी तो है, उनका भी नाम नहीं आया, नॉन मुस्लिम का भी नाम नहीं आया। तीसरी बात, सर एनपीआर अगर होगा, और एनपीआर में क्या है लिखा हुआ है कि एक लोकल रजिस्टर में कोई भी लो लेवल सेक्शन ऑफिसर आप तमाम को डाउटफुल सिटीजन लिख सकता है, और डाउटफुल सिटीजन का कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा गया है। अगर वो सुबह में अपने घर से लड़कर आया है तो लिख देगा डाउटफुल सिटीजन, और डाउटफुल सिटीजन के बाद आपको और हमको बताना पड़ेगा कि हमारी सिटीजनशिप क्या है, बताइए। अगर आप नहीं प्रूफ करें तो फिर वो एनआरसी है। अगर आप प्रूफ कर दिए, लिस्ट लगी जाएगी, लिस्ट में आप कोई भी जाकर मेरे नाम को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और जब मैं सुधांशु जी का नाम ऑब्जेक्ट करता हूं लोकल रजिस्टर में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे होना चाहिए, नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ इन पर रहेगा, इनको बताना पड़ेगा। ओवैसी साहब, नहीं सर, आखिरी सर एक मिनट मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से ये आंदोलन चलाए हुए हैं। इनको एक सेकंड सुधांशु जी, मैं क्योंकि आज चाहता हूं ओवैसी साहब अपना स्टैंड क्लियर कर दें। बीजेपी बार बार इनसे ये पूछती है, आप सीए के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं जो भी आया नहीं है, एनपीआर के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं जो पता नहीं कब से चल रहा है, कांग्रेस की सरकार लाई थी। सर एक बात बताइए, क्या आप इस देश से अवैध घुसपैठियों को निकालने के पक्ष में हैं? आपने कभी चावल पकाया? कभी चावल पकाया आप? जी। आपने पकाया? आपके घर वाले पकाते हैं? नहीं, हमने भी पकाया। कैसा पकाते चावल? पानी में डाल के उबालते हैं। नहीं सर, आपको कभी नहीं पकाया आपने। जब चावल पकाने से पहले उसमें से कंकर चुना जाता है। हाँ। यहां पर बीजेपी पूरे चावल को फेंकना चाहती है। हम कह रहे हैं कि चावल से कंकर जरूर निकालिए। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे आप इस तरह निकालेंगे क्योंकि आपके पास आजकल हर तरह की लिस्ट है, आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है। हम एनपीआर, सरकार ने कह दिया कि अप्रैल 2020 से एनपीआर होगा। मैं आपसे बार बार चैलेंज करके कह रहा हूं, जो हाँ इन्होंने एक बात, मैं प्रूफ करने तैयार हूं कि एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं। घुसपैठियों को निकालना चाहिए ना, बराबर निकालना चाहिए। सर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि लिस्ट पहले से सरकार के पास है, ये कौन सा घुसपैठिया है, कौन सा लीगल है। लेकिन अमित शाह तो कह रहे थे सर, आपको याद होगा ओवैसी साहब, सर मुझे उन्होंने कहा कि वोटिंग कार्ड से नागरिकता तय नहीं होती है। सर मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि आसाम की एनआरसी आने से पहले सब लोग कह रहे थे 50 लाख 60 लाख, पार्लियामेंट में कहा गया था। जब एनआरसी में 19 लाख नाम आए तो इनके पूरे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि उसमें 5 लाख निकले दीमक मुसलमान, बाकी 14-15 लाख नॉन मुस्लिम निकले। कर सकते हैं, बराबर करना चाहिए। कौन चाहता है कि यहाँ पर इलीगल कोई रहे? अच्छा, बात इलीगल की आती है, कैसे निकालेंगे फिर? सर निकाल, तरीका तो होगा, बिल्कुल तरीका है। एनआरसी कैसा करेंगे? एनआरसी बताइए आप, क्या एनआरसी मैंडेटरी है कानून में? पूछ लीजिए उनसे। तो ले आएंगे, जैसे सीए लाए थे उसी तरह एनआरसी का कानून ले आएंगे। लॉ अगर जो बना हुआ है उसमें एनआरसी मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, आप अगर प्रधानमंत्री होते आप कैसे घुसपैठियों को देश से निकालते, मुझे बता दीजिए। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मुझे गोली मारने वाले मैं कहां बनूंगा प्रधानमंत्री? आप मेरी जान की गारंटी लीजिए पहले, उसके बाद आप प्रधानमंत्री की बात करिए। बात कही है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए सर, आप मेरी बात, मैं जरूर, आप बोलेंगे जरूर सर, मेरी एक बात सुनिए। एनपीआर एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। ये लोग 2010 की मिसाल देते, 2010 में एनआरसी नहीं हुआ। अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर कहा कि ओवैसी जी एनआरसी आएगा। प्रधानमंत्री रामलीला में कहते हैं एनआरसी, कहां एनआरसी? अभी तो हमने फैसला नहीं किया। इसका मतलब या तो अभी नहीं है या बाद में आएगा। आप क्यों नहीं कह देते कि एनआरसी निकालना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता आपको भी कैसे निकालना चाहिए? नहीं, बराबर आप निकाल सकते हैं। आपके रिकॉर्ड है, आपके हर चीज का रिकॉर्ड है। आप मुझे ये बताइए, कितने लोगों को सिटीजनशिप देंगे आप? भारत की पार्लियामेंट की तारीख में कोई ऐसा कानून नहीं बना मजहब की बुनियाद पर जो इन्होंने बनाया, जिसमें मुसलमान को आपने निकाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में है ना? हाँ? सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है। क्या जब तक क्या उसका इंतजार क्यों नहीं करते? अरे इंतजार, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, सड़क पर चौकड़ी मारकर बैठ जाएंगे, बिल्कुल करेंगे। वो इलीगल नहीं है। कैसे इलीगल है? वैसी साहब कोई भी चलती हुई सड़क पर बैठ जाए भीड़ लेकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनका हक है लोकतांत्रिक कि वो धरना करें। मेरे दोस्त, आप जो है ना अपनी रिसर्च टीम को बोलिए कि आइंदा जब मेरे साथ बैठे रिसर्च करें, अच्छी तरह आपको फीडबैक अच्छा दें।
सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के इंटरनेट के मामले में कहा कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बराबर करना चाहिए। आप 144 लगाकर प्रोटेस्ट को रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये, तो मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं ना। शाहीन बाग में क्या कहा? क्या हुआ? शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने पुलिस को कहा कानून व्यवस्था के हिसाब से और देखकर इसको अपने आप सुलझाए मामले को। निकालने के लिए कहा, निकालने के लिए नहीं कहा। लेकिन कानून क्या कहता है? आप तो खुद वकील हैं सर। कानून क्या कहता है सर, मुझे बता दीजिए। देखिए सर, आप कंटेम कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, कंटेम मत करिए, एहतियात करिए, इतना जज्बात में मत कर सकते हैं। मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। माने कि मैं बात करना चाहता हूं, एक बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है कि एनआरसी में चूंकि हिंदू फंस गए इसलिए सीए बिल लाया गया। आप तो, मैं तो अभी पार्लियामेंट में, आप तो पहले हैं। ये सीए वाला बिल कब आया है जो अभी रखा है पार्लियामेंट में? सिटीजन अमेंडमेंट। हाँ, ये तो आपने लाया है ना सर। कब लाए, किस ईयर में? 2018 से 19 से पहले इलेक्शन में भी आपने लाया था। राज्यसभा में मैं वही बता रहा हूं आपके पास सर, ऐसा तो राज्यसभा में आप अब देखिए, वही मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हम 2015 में लोकसभा में लाए थे, लोकसभा में पारित होने के बाद वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा में जाने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में गया और जनवरी 2019 में राज्यसभा से आया। जब हमारी ये नई लोकसभा बनी उसमें दोबारा आया। इसीलिए आया नहीं, वो बिल लैप्स हो गया था, लैप्स हो गया राज्यसभा। इसीलिए सुनिए, इसीलिए सर मैं पूरी बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट आया। अरे मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, जब आप तो पुराने हैं ना, तो वो लैप्स हो गया। मगर कौन था उस कमेटी का? सर मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए बनी हुई कमेटी का चेयरमैन कौन था? सर ये जो रूल्स बनाए गए हैं ना, मैं आपको बताता हूं, वाजपेयी सरकार ने बनाए। मैं वाजपेयी सरकार के समय की बात है। चेयरमैन थे श्री प्रणब मुखर्जी, सदस्य थे श्री कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी जी, लालू प्रसाद यादव जी और जनेश्वर मिश्रा जी। और उसने जानते क्या लिखा है? बांग्लादेशी माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देनी है, हर नागरिक का आइडेंटिटी कार्ड बनाना है और मेजॉरिटी पाकिस्तान और बांग्लादेश के मेजॉरिटी वालों को नहीं देनी है। ये बताइए, ये इल्हाम और ये इल्म 2003 में कुछ और था और 2019 में कुछ और हो गया उन्हीं की सदारत में। कपिल सिब्बल को तब समझ में नहीं आया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। तो क्या है, क्या हुआ है फिर? तो मैं वही कह रहा हूं ना, जो आपने किया, आपकी कमेटी ने लिखा, वही हम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सुधांशु जी, क्यों हो रहा है फिर? आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं भाई, कर सकते हैं। तरुण गोगोई अगर आप 30 अप्रैल 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखेंगे बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध और ईसाई, तो वो सेक्युलरिज्म का गीत है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी कहेगी बांग्लादेश के केवल हिंदू, बौद्ध, ईसाई, तो वो सेक्युलरिज्म का गीत है। कम्युनिस्ट पार्टी कोझिकोड के अधिवेशन में कहेगी कि अमेंडमेंट एक्ट के क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के बी पार्ट में संशोधन करना चाहिए और माइनॉरिटीज को ही देना चाहिए, तो वो सेक्युलरिज्म का गीत है। सुनिए, अशोक गहलोत कहेंगे केवल हिंदुओं को देना है, सुधांशु जी। ओके सुधांशु जी, सुनिए, आप कह रहे हैं कि पहले विरोध नहीं किया, आप किया। मनमोहन सिंह जी कहेंगे कि हिंदू और सिख को देना है। तो सुधांशु जी क्या है फिर? आपके क्या सीधा आरोप लगाइए ना, क्या है फिर? आप पूरी बात कर लेने दीजिए। 26 नवंबर 1947 को नेहरू की कांग्रेस का रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिमों को कर सकते हैं, हम देंगे और भविष्य में नागरिकता देते रहेंगे।